कि जो मोमेंटम हम देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, ये अभी और स्टीम बाकी बची है? मेरे ख्याल से तो अभी इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द बुल रन। आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजर्स जो वर्ल्ड है में वो सबसे ज़्यादा इंडियंस ही यूजर्स है। हैं, हाँ। कि अगर किसी को क्रिप्टो में निवेश करना है तो पैसा कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कैसे करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप? देखिए, इन्वेस्टमेंट करना क्रिप्टो में बहुत ही सिंपल है। या बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ है, वो आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं व्हेन दे गेट इनटू द क्रिप्टो मार्केट्स? इट इज नॉट द क्विक वे टू अर्न द मनी। शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, वैसे क्रिप्टोज में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं। हेलो एंड वेलकम। मैं पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग मुद्दे पे बात करेंगे। सबकी नज़र जो है उस पर आजकल फिर से एक बार आ चुकी है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स आपके अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। कमोडिटीज़ में भी अब ये माना जा रहा है कि द साइकिल इज़ पीकिंग आउट, बट एक जगह जहाँ पे पैसा भी बन रहा है और आपको फोमो भी हो रहा होगा, तो वो है क्रिप्टो करेंसीज़ का मार्केट एक बार फिर काफ़ी बॉयंट है, मोमेंटम में रहा है। एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि एक बार फिर रुझान जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ में वापस लौटा है। क्रिप्टो करेंसीज़ में निवेश कैसे करना है, क्रिप्टो करेंसीज़ में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। बिकॉज बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि क्रिप्टोज़ पे कवरेज बिल्कुल कम है और क्रिप्टोज़ की जानकारी हमें बहुत कम है। तो इसीलिए आपके लिए हम ये स्पेशल कार्यक्रम ला रहे हैं, जहां हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको समझाएंगे क्रिप्टोज़ के बेसिक्स, कि आपको क्रिप्टोज़ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्रिप्टोज़ की निटिग्रिटीज़ क्या है, टैक्सेशन कैसे होती है। हालांकि वो इलीगल नहीं माना जाता है, हम कहते हैं कि ये इलीगल है पर इलीगल नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलेटर भी नहीं है। तो ये मुद्दे जो है हम इस पूरे प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। खास मेहमान मिस्टर अनुज कुमार गर्ग, ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉकचेन ज़ेप्पे। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अनुज, पहले ये बताइए, क्रिप्टो करेंसीज, अगर हम एक बिटकॉइन की कीमत देखें रुपी टर्म में, तो 1 करोड़ 60 लाख, 7 लैक्स, 1 करोड़ 7 लैक्स। जब से मैंने ट्रैक किया बिटकॉइन को, तो तब आई थिंक अनुज $1,000 के आसपास मैंने ट्रैक करना शुरू किया था और मुझे नहीं उम्मीद थी कि कभी भी ये $1,000 के ऊपर जाएगी, पर अब वो $1,00,000 हो चुका है। तो बहुत फोमो हो रहा है लोगों को कि हमने नहीं निवेश किया और अब कैसे निवेश करना है, हमें समझाइए। तो पहले तो ये बताइए कि जो मोमेंटम हम देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, ये अभी और स्टीम बाकी बची है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेरे ख्याल से अभी बुल साइकिल स्टार्टिंग की फेज में ही है। तो इस साल एक्सपेक्टेड था कि क्रिप्टो मार्केट में, ब्लॉकचेन मार्केट में एक अच्छा बुल देखने को मिलेगा, बुल मार्केट देखने को मिलेगा। सो वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मतलब वी आर करंटली सीइंग बिटकॉइन ऑल टाइम हाई। हमने ये भी देखा है कि जो बाकी के टॉप 10 कॉइन्स हैं उनमें भी ज़्यादातर कॉइन्स ऑल टाइम हाई अचीव कर चुके हैं। बट आई थिंक दिस इज स्टिल द स्टार्टिंग फेज ऑफ द बुल रन। जो एंटिसिपेटेड वैल्यूज हैं बिटकॉइन की बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर, आई थिंक इट कैन इजीली सरपास 140-150 के इन द टाइम्स टू कम। एंड आने वाले कुछ महीने शायद और इस बुल ट्रेंड को सपोर्ट करेंगे, जैसा कि फंडामेंटल्स, चार्ट्स और बाकी सब चीज़ों से नज़र आता है। जहाँ तक आपने प्राइस की बात करी कि बिटकॉइन का प्राइस $1,000 से $125 के डॉलर्स तक आ गया, तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइस मूवमेंट है ये सारा फंडामेंटल्स पे बेस्ड है। This is not purely speculation. This is not purely because somebody is pumping money into the Bitcoin. क्योंकि अगर वो होता भी है तो वो शॉर्ट साइकिल के लिए ही होता है। एक एसेट जो कि 2009 से अब तक सस्टेन कर रहा है और जिसको कि हम सभी लोग एज ए डिजिटल गोल्ड परसीव करते हैं, सिर्फ परसेप्शन पे या सिर्फ मतलब अपने आप ऐसे प्राइस मूवमेंट नहीं हो सकता। तो इट इज़ फंडामेंटली ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल एसेट। इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसमें इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एसेट दैट द ग्लोब हैज़. It has been endorsed by many countries and some of the bigger countries like United States. इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में भी बिटकॉइन और इस स्पेस के अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्पेशली लास्ट 2 सालों में। चेनलिसिस की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन यूज़र्स जो कि
क्रिप्टो एसेट्स को यूज़ करते हैं, दे हैव ग्रोन टू मोर देन 100 मिलियन यूजर्स। तो एक बहुत बड़ा, आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजर्स जो वर्ल्ड है में वो सबसे ज़्यादा इंडियंस ही यूजर्स है। हैं। हाँ, इस लगता तो नहीं है देख के। नहीं, बिकॉज दे आर यंगर लॉट इज मोर ओके। इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टोस। तो मेरे ख्याल से तो अभी इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द बुल रन। बिटकॉइन भी अच्छा आगे जाता हुआ दिख रहा है, साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका सीजन अभी आना बाकी है। तो आई होप वी विल सी सम गुड नंबर्स। बिल्कुल। और ये जो यूफोरिया है, आपने कहा कि अभी शुरू हुआ है, आई मीन द बुलिश ट्रेंड अभी शुरू हुई, शुरुआत ही है तो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है अनुज कि अगर कोई एक नया निवेशक है, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो मिड एज्ड पर्सन हो, जो क्रिप्टो में निवेश करना चाहता हो लेकिन उसे पता नहीं है कि करना कैसे है, ही गोज़ ऑन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वहाँ कुछ समझ नहीं आता। तो अगर आप बेसिक समझा पाए हमको कि अगर किसी को क्रिप्टो में निवेश करना है तो पैसा कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और कैसे करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना क्रिप्टो में बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक इंडियन है तो आपको सबसे पहले एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज सेलेक्ट करना है जो कि रेगुलेटेड हो FIU के द्वारा। जैसे मैं ज़ेपे में काम करता हूँ, तो ज़ेपे इज़ वन ऑफ द रेगुलेटेड एक्सचेंजेस। सिमिलरली देयर आर अदर एक्सचेंजेस ऑल्सो जो कि हैं। एक्सचेंज पे रजिस्टर करना इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जैसे कि आप नॉर्मल बैंक में KYC करते हैं, आपका आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डिजिटली देके, देयर इज़ नो फिजिकल रिक्वायरमेंट टू विजिट टू द एक्सचेंज। आप ये सारी चीज़ें डिजिटली प्रोवाइड करके एक अपना अकाउंट खोल सकते हैं ऑन ए क्रिप्टो एक्सचेंज। उस क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के बाद यू कैन ट्रांसफ़र सम मनी, जिसके अगेंस्ट में आप क्रिप्टो एसेट्स बाई करेंगे, तो वो आप UPI के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आपके सारा KYC वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट में या आपके वॉलेट में पैसे होंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ ऑल्सो। मतलब इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी रकम लगानी है या बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ है तो आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप कितना भी स्मॉल फ्रैक्शन में कोई भी डिजिटल एसेट खरीद सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद एज स्मॉल एज 100 रुपीज़। अब आपको खरीदना क्या है और कितने पैसे का खरीदना है, ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, आपका एज ग्रुप कितना है, और आपका कितना बिलीव है इस इकोसिस्टम में। आप जैसे जैसे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में थोड़ी स्टडी करिए, इथीरियम के बारे में, जो टॉप 10 कॉइन्स हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ी स्टडी करें कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसके प्रोजेक्शंस क्या हैं, और किस तरीके से वो रियल वर्ल्ड में आने वाले टाइम में यूज़ होंगे, देन यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंस बिफोर यू एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू इट। सो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कॉइन मार्केट कैप है, कॉइनगेको है, जो कि इन कॉइन्स को की करंट इंफॉर्मेशन एंड देयर फंडामेंटल्स कि यू नो हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, हाउ डज द टेक्नोलॉजी वर्क बिहाइंड दोज डिजिटल एसेट्स, वो बताते हैं। तो मैं जो भी इस स्पेस में आना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ी सी पढ़ाई करिए। खाली इस वजह से कि आपको फोमो है या आप दूसरों लोगों को पैसा कमाते हुए देख रहे हैं, खाली इसलिए इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करके उसके बाद किसी भी एक अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जाइए, रजिस्टर करिए अपने आप को। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू डू दिस एंटायर प्रोसेस। एक आपको पैन देना है, आधार देना है, सेल्फी लेना है, बैंक अकाउंट देना है, लाइक यू ओपन डीमैट अकाउंट, लाइक यू ओपन ए डीमैट अकाउंट, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। इट्स वेरी वेरी इजी। अनुज, ये बताइए कि एक खौफ जो एक इन्वेस्टर के मन में ये है कि क्रिप्टोज में डील करना इलीगल है, जो कि नहीं है, क्योंकि अब तो हम अपने इंडिया की ही बात करें तो इट कम्स ऑन अ टैक्स नेट, राइट? इलीगल तो नहीं है पर रेगुलेटेड भी नहीं है। सो अगर कोई क्रिप्टोज रेगुलेटेड नहीं है तो रिस्क फैक्टर कितना है इसमें एसोसिएटेड? देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो कोई किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एसेट्स को टैक्स किया है, RBI ने एक अलग से एक अपना एक CBDC कॉइन बनाया है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जिसको हम डिजिटल रुपी बोलते हैं।
गवर्नमेंट खुद प्रपोज कर रही है G20 पे कि वी शुड ब्रिंग सम रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस अराउंड क्रिप्टो एसेट्स। और तो इन्वेस्टमेंट तो किसी भी एंगल से इलीगल नहीं है, एंड देयर आर मोर देन 100 मिलियन इन्वेस्टर्स एज आई टोल्ड यू इन इंडिया अलोन, जो कि इस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो अभी रेगुलेटेड नहीं है पार्ट, वो ये है कि आप क्रिप्टो एसेट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने बिजनेसेस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से मैं किसी यूरोपियन कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो कैन आई मेक द पेमेंट्स इन बिटकॉइन? सो दैट पार्ट इज नॉट रेगुलेटेड एज येट। उसके लिए रेगुलेशंस आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ग्लोबली रेगुलेशंस बन रहे हैं ऐसे ऐसे इंडिया भी इवॉल्व होके नए नए रेगुलेशंस ला रहा है। बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, ये किसी भी एंगल से कहीं पे भी इलीगल नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बट अनुज, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ से वाइंड अप करके ऑपरेशंस दुबई वगैरह चले गए हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन एंड टीडीएस पार्ट? सी, टैक्सेशन टीडीएस भी एक पार्ट है, बिकॉज क्रिप्टो एसेट्स थोड़े से हेविली टैक्स्ड हैं, 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड 1% टीडीएस। और दूसरा, अगर आप कोई नया क्रिप्टो एसेट क्रिएट कर रहे हैं या आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस के थ्रू कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशंस या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रेगुलेशंस इन इंडिया, तो आप प्रिफर ये करते हैं कि आप अपना बिजनेस किसी ऐसी जगह पे एस्टैब्लिश करें जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली है। चाहे वो दुबई है, चाहे सिंगापुर है, चाहे माल्टा है, चाहे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये फुली रेगुलेटेड स्पेस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंडिया के अंदर 1000+ Web3 स्टार्टअप्स हैं, and not all of them are actually building the cryptocurrencies only. So they are working on real world asset tokenization, supply chain solution, healthcare solution. So this space is not only about the crypto side of it. This space is very very wide, जिसमें कि बहुत सारे real world business applications भी develop होते हैं। तो वो सारी कंपनीज they prefer to work in India, बट कुछ ऐसी कंपनीज जो कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो एसेट्स में और उनके ट्रांजैक्शंस में और उनके डे टू डे उसमें डील करती हैं, तो उनके लिए प्रेफरेबल ये होता है कि वो बाहर जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, बिकॉज इंडिया में ये अभी रेगुलेशंस आने बाकी हैं। एक और दिक्कत जो मैं सुनने में आती है जब मैं इन्वेस्टर से बात करती हूँ, ये बोलते हैं कि क्रिप्टोज आर नॉट बैक्ड बाय फिजिकल एसेट्स। जैसे आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर तो है ना, दिखाने के लिए कुछ तो है जो आपने इन्वेस्ट किया, पर क्रिप्टोज ऐसा कुछ है नहीं। सो इज दैट वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल शाई ऑफ? नहीं, ये एक रीज़न हो सकता है, ये परसेप्शन हो सकता है कि क्रिप्टो एसेट्स के पीछे कोई बैकिंग नहीं है या दे आर कम्प्लीटली वर्चुअल इन नेचर। बट अगर आप फंडामेंटली इस ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट्स को समझें और बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट को समझें, तो आपको जो मनी की बेसिक डेफिनेशन है या जो करेंसी की बेसिक डेफिनेशन है या जो क्वालिफिकेशन है करेंसी की, वो सारी डेफिनेशंस आपको फुलफिल होती हुई नजर आएंगी एक बिटकॉइन के। एक सिंपल, अगर आप बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ें तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी करेंसी आर बीइंग फुलफिल्ड बाय क्रिप्टो एसेट्स। अच्छा। तो और इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक रेगुलर करेंसीज में नहीं होती, जैसे कि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर कोई मोनोपोली नहीं कर सकता। अच्छा। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिटकॉइंस नहीं जनरेट कर सकते, इट कैन ओनली बी जनरेटेड थ्रू द एल्गोरिथम दैट द बिटकॉइन हैज। ओके, है ना। आप बिटकॉइन माइन या बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के थ्रू या किसी मोनोपोली के थ्रू आप नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, इट इज़ डन बाई thousands and millions of Bitcoin users together. जो consensus algorithms होते हैं, so those are run by various users in group, and then only people arrive at a conclusion that a particular transaction is correct or incorrect. Okay. तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो, अगर वो मनी के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, प्लस इट इज़ मोर सिक्योर, इट इज़ मोर डिसेंट्रलाइज्ड, इट कैन बी ट्रस्टेड ग्लोबली एंड नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम और ए पर्टिकुलर स्पेस, तो फिर ये कहना गलत होगा कि इसके ऊपर कोई बैकिंग नहीं है ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक लिमिटेड सप्लाई है, इसी तरीके से बिटकॉइन भी एक लिमिटेड सप्लाई है। यू कैन नॉट मिंट बिटकॉइन बियॉन्ड 21 मिलियन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियल वर्ल्ड एसेट से बिटकॉइन या डिजिटल करेंसीज की मैच करती हैं। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस स्पेस to basically understand how it actually works, and then I think these questions will go away. जैसे कि आपने कहा कि देयर लिमिटेड सप्लाई, जैसे बिटकॉइन है तो एक लिमिटेड सप्लाई है, उसी में डिमांड सप्लाई के चलते आपके प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं, राइट? करेक्ट। और
वोलेटाइल बहुत रहते हैं ये मार्केट्स, लाइक शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं. इट कैन फॉल बाय 10% एंड राइज बाय 10% ओनली. तो इसको देखते हुए डर नहीं लगता? नहीं, वॉलेटिलिटी देखिए हर मार्केट में होती है. इस मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक तो ये ग्लोबल एसेट्स हैं. एक खाली एक कंट्री की इकोनॉमी या एक कंट्री के परसेप्शन पे ये नहीं चलते. मतलब दिस इज़ जो दुनिया में जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे कहीं पे लड़ाई हो, चाहे ग्लोबल मेल्टडाउन हो, या कहीं पे कुछ अच्छा हो, तो मतलब उसका सारा इम्पैक्ट क्रिप्टो पे आता है. इट इज़ अ 24/7 मार्केट. Yes, doesn't sleep at any point of time, है ना. तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी 24/7 ही चलते हैं. अच्छा. हाँ, सो दे आर नॉट लाइक कि सैटरडे संडे बंद है, 5 बजे के बाद बंद है, ऐसा कुछ नहीं. तो इट्स अ 24/7 थिंग. तो इसलिए वॉलेटिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. ग्लोबल फैक्टर्स का इस पे बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है क्योंकि अभी अनरेगुलेटेड स्पेस है और धीरे धीरे रेगुलेशंस आ रहे हैं. तो जब भी कोई इस तरीके की कोई न्यूज़ आती है कि ये किसी कंट्री ने इसको बैन कर दिया या किसी कंट्री ने इसको रेगुलेट कर दिया, तो उसके अराउंड फ्लक्चुएशंस, बहुत शार्प फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं. तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं. लेकिन अगर आप फंडामेंटली, मैं फिर वही बात कहूँगा, अगर आप फंडामेंटली ट्रैक करें किसी एसेट की लाइफ साइकिल एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई यू कैन नॉट रिफ्यूट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिटकॉइन, देन आई थिंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इट विल ऑलवेज गिव यू एक्सीलेंट रिटर्न्स. ब्लॉकचेन की बात करते हैं अनुज, यू आर अ स्पेशलिस्ट इन ब्लॉकचेन. इसका फंडा मुझे कभी समझ नहीं आया. व्हाट एग्जैक्टली इज इट? सो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट ए लेजर. जैसे बही खाता होता है, उसी तरीके से ब्लॉकचेन भी एक बही खाता है. ओके. जो नॉर्मल बही खाते हम डे टू डे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन होगी, चाहे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन है, चाहे डीमैट एप्लीकेशन है, या कोई और भी एप्लीकेशन है, उसमें हमेशा लेजर या डेटाबेस होता है जिसको हम बही खाता कहते हैं, जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन जाते हैं. तो नॉर्मल कोई भी बही खाता होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कि वो कंट्रोल्ड होता है बाई ए पर्टिकुलर एंटिटी. जैसे इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो ब्रॉडली कंट्रोल होता है बाई आरबीआई, एंड देन फर्दर they have banks and financial institutions जो कि उस डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, जिनके ऊपर डेटाबेस का एक्सेस है. जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो इस पूरी मोनोपोली और इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करता है. तो इसके अंदर जो लेजर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अच्छा. डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब कि जितने लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, they have all access to this ledger. Okay. But having access to the ledger does not mean they can manipulate or they can write anything onto the ledger. The ledger is modified with the help of consensus algorithms. Consensus means you have to basically arrive at a common consensus before you write anything on a ledger. और because जब हजारों लाखों लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं तो दैट डिसीजन कैन नॉट बी रिफ्यूटेड बाय एनीवन, तो वो हमेशा करेक्ट होता है. तो कंसेंसस, सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एंड देन यू कैन राइट योर ओन कोड एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आप अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि किसी भी ब्लॉकचेन को यूनिक बनाती हैं. तो इसीलिए वी आर सीइंग major adoption of blockchain technology, not limiting to crypto assets, but in other areas as well. तो आप किन एरियाज में काम कर रहे हैं अनुज, with just cryptos, or you also expanding to different areas as well as the blockchain? मैं फंडामेंटली ब्लॉकचेन के सभी एरियाज से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो मेंटर इन ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो उसमें अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स हैं जो कि अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर. कुछ लोग हैं जो सप्लाई चेन के अराउंड सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हेल्थ केयर के अराउंड बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के अराउंड बिल्ड कर रहे हैं. तो मैं उन सभी प्रोजेक्ट से किसी न किसी कैपेसिटी में जुड़ा रहता हूँ. और मेरा जो अपना रिसर्च एरिया है, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो राइटिंग माई थीसिस ऑन ब्लॉकचेन, सो दैट इज ऑल्सो अराउंड ब्लॉकचेन एंड रोबोटिक्स टुगेदर. तो मेरा वर्क एरिया खाली क्रिप्टो एसेट्स से नहीं है, इट इज़ वाइडली अराउंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. क्योंकि आप इस पे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ये बताइए कि आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है एज फार एज द ब्लॉकचेन इज कंसर्न. नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, माय फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, मैंने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बनानी शुरू करी थी उस टाइम, लगभग 20-22 साल पहले. सो आई वाज लाइक फुल स्टैक डेवलपर फॉर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी.
और तब हम लोग यही सोचते थे, हम लोग ये बना तो रहे हैं कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, बट क्या ये एक्चुअली में कभी काम करेगी भी कि नहीं करेगी। और आप आज की दुनिया में अगर देखेंगे तो बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कोई डिवाइस चलता ही नहीं है, राइट। आपके हेडफोन से लेकर, मोबाइल से लेकर, स्पीकर से लेकर, कुछ भी। सो मेरे को यही लगता है कि 10 साल में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दैट यू विल सी ऑन योर मोबाइल विल बी बैक्ड बाय ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स इन सम वे और अनदर। आपका पासपोर्ट डिजिटल पासपोर्ट होगा जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। अभी भी आप डिजी यात्रा जो यूज करते हैं दैट इज आल्सो ए ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन। अच्छा। हाँ, उसके अंदर सारा ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस पे ही स्टोर होता है डेटा। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहाँ से लैंड कर रहे हैं, सारा कुछ। आपका डिजिटल आइडेंटिटी ब्लॉकचेन पे होगा। अच्छा। आपके ट्रांजैक्शंस सारे ब्लॉकचेन पे होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बैक्ड ब्लॉकचेन पे हो या फिर क्रिप्टो एसेट्स में हो, बट होंगे सारे के सारे ब्लॉकचेन पे। आपका जो हेल्थ कार्ड होगा दैट इज आल्सो ऑन ब्लॉकचेन, जिसमें कि आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी। आपके इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स ब्लॉकचेन पे होंगे। आपके सप्लाई चेन्स, अगर आप सिक्योर्ड कितना है? हाँ, तो ब्लॉकचेन में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 4 मेन पिलर्स हैं। सो वन ऑफ द की पिलर इज द सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी के भी 2 लेयर्स हैं। मतलब एक, आप किस तरीके से मैसेजेस पास करते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी की लेयर है। और दूसरा, आप जो लेजर में जो डेटा स्टोर करते हैं उसके लिए एक दूसरी सिक्योरिटी की लेयर है। So we have multiple layers of security to protect the information so that nobody can attack. And एक हैशिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम डेटा का डिजिटल सिग्नेचर निकाल के ब्लॉक पे रखते हैं। और वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में उन हैशेस के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, इसलिए उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ब्लॉक इज नथिंग बट ए डेटा और द सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू हैशेस विच इज ए डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द डेटा विच इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा इंटीग्रिटी। ये बताइए, कॉइन्स भी बहुत प्रकार की होती है। कॉइन्स है, टोकन्स है, कुछ मीम्स भी होता है, तो खरीदना क्या होता है? देखिए, कॉइन्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि सबसे बेसिक फंडामेंटल कैटेगरी होती है लेयर 1 कॉइन्स, जो कि अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड ब्लॉकचेन्स होते हैं। जैसे बिटकॉइन है, इट्स अ लेयर 1, इथेरियम लेयर 1 है। अच्छा, तो ये सब कॉइन्स है। They are basically blockchains which have a fundamental coin as well. Okay. So उसके अलावा there are other categories of blockchain जैसे कि layer 2. अच्छा। लेयर 2 जैसे कि पॉलीगॉन है, वो उसका पर्पस क्या होता है कि वो दे सपोर्ट लेयर 1 इन ट्रांजैक्शंस। सो अगर लेयर 1 की कोई लिमिटेशन है उसको फास्ट करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए वी टू लेयर 2 लेयर 3 प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली देयर कैन बी कॉइन्स फॉर लाइक यू नो DeFi और डिजिटल फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस। तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में जब आप ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं व्हेन यू डू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, व्हेन यू सेटल रेमिटेंसेस, और यू नो व्हेन यू डू इंश्योरेंस, व्हेन यू टेक लोन्स, उसके लिए DeFi प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो DeFi के अराउंड भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। देयर कैन बी कॉइन्स जो कि आप गेमर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप गेम खेलते हैं तो यू कैन अर्न कॉइन्स, ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन्स। अभी तो अपने कई सारे ब्राउजर्स में भी हो गया ना, जो जियो के ब्राउजर आ रहा है उसके अंदर भी यू कैन अर्न ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन्स आल्सो। तो गेम्स के कॉइन्स होते हैं। इसी तरीके से मीम कॉइन भी होते हैं। मीम कॉइन किसी फंडामेंटल के अराउंड नहीं होते, मतलब दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी कोर फंडामेंटल, दे आर बैक्ड अराउंड यू नो ए पर्टिकुलर हाइप। एंड अगर उसको सपोर्ट मिलता है किसी बड़े इन्वेस्टर से या किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल ग्रुप से, तो देन दे जनरली यू नो क्रिएट हाइप एंड यू नो देयर वैल्यू गोज अप। बट क्योंकि उनकी कोई इंट्रिंसिक बैकिंग नहीं होती है, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू द मीम कॉइन्स। फंडामेंटली जितने भी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या जो कि फ्यूचरिस्टिक है नेचर में, उनमें इन्वेस्ट करना या उनके अंदर जाना ज़्यादा फायदा है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप हमें समझाइए कि अगर हमें 5 कॉइन्स शॉर्टलिस्ट करनी है तो कौन सी टॉप 5 कॉइन्स होगी जो आप को अच्छी मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती हैं? देखिए, मैं एक कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो टॉप 10 या टॉप 20 कॉइन्स हैं एज पर द मार्केट कैप, उनमें से अगर आप 5 कॉइन सेलेक्ट करें टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो आई थिंक दैट विल वेरी वेरी गुड। सो पहला तो बिटकॉइन है ही, जो कि आई थिंक विच इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। सेकंड इज इथेरियम,
Third is BNB, which is also all-time high, which has touched all-time high recently. Fourth is Cardano. And in particularly I like HBAR or Hedera Hashgraph, which is also a very interesting coin. जिसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अभी रिसेंट टाइम में हमने देखे हैं. अच्छा. तो मैं तो ये 5 कॉइन्स अगर आपने पूछा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन देयर आर different variety of coins that people explore and can invest. अनुज, हमने लेटली एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि किसी के वॉल्ट से कॉइन चोरी हो गई एंड इट वाज वन ऑफ द बिग एक्सचेंजेस इन इंडिया ओनली. तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है. सो सी फाइनेंशियल वर्ल्ड में चाहे वो बैंक हो, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, हैकिंग होना, चोरी होना, ये एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी मतलब 2 एक्सचेंजेस पे इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं. एक तो काफ़ी बड़ा था वजीरेक्स पे, और एक अभी रिसेंटली CoinDCX पे हुआ है. तो दैट वाज नॉट वेरी बिग, बट अगेन इट वाज आल्सो सब्सटेंशियल इन नेचर. तो अटैक्स होते हैं, एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव आल्सो लॉस्ट मनी अगर आप उस एक्सचेंज से जुड़े हैं किसी. लेकिन हाँ, मतलब देयर आर लेसन लर्न्ड एज वेल, एंड all the exchanges that exist follow a certain set of guidelines, which are agreed by the community and which are also shared with government to secure the funds of the users. तो कई तरीके के ऐसे लीवर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वॉलेट्स को सिक्योर करते हैं. कई तरह के ऐसे लीवर्स होते हैं जिससे कि मल्टीसिग वॉलेट्स क्रिएट करना, और मल्टीसिग में भी हम रोटेशन बेस्ड वॉलेट्स क्रिएट करते हैं, और अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट्स के वॉलेट्स क्रिएट करना ताकि एक बड़ा हैक ना हो सके. तो कई सारे ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो कि एक्सचेंजेस लेते हैं ताकि इस तरह के हैक्स नहीं हो सके. सो वी ऑलवेज नीड टू बी स्मार्टर देन द हैकर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंड्स, एंड दैट applies not only in the world of crypto assets, it's applicable anywhere, any financial institute for that matter. So आप 24/7 active होते हैं to just keep a watch? Absolutely. It's a 24 security is a 24/7 thing. So we have different levels of monitoring through which we see that what is happening, who is trying to access, and मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं. हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लैपटॉप्स को सिक्योर करना, एंड पॉइंट सिक्योर करना, वॉलेट्स को सिक्योर करना, यूज़र फंड के मूवमेंट्स को सिक्योर करना, अपने एप्लीकेशन जो हमारा जो लोग यूज़ करते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वी फॉलो एज ए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट द यूज़र फंड्स. ये क्रिप्टोज का फ्यूचर कैसा लगता है आपको? आई मीन, आपने तो मुझे बताया कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी एंड एवरी कंट्री इज वर्किंग ऑन इट, पर अभी भी हमको इंडिया में बैठ के ये लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा. सो हाउ डू वी रियली बिलीव इन दिस सिस्टम ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल करेंसी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, स्पेसिफिकली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिजिटल एसेट्स हैं. इस स्पेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनीबडी कैन कम एंड क्रिएट देयर ओन कॉइन, एंड सो अगर आपका डिजिटल एसेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट विल इवेंचुअली डाई डाउन आफ्टर सम टाइम. सो उसको रग पुल भी बोलते हैं या कई अलग अलग तरीके के नाम होते हैं. तो people have to be very very careful when you before you start investing. So मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप टॉप 10 या टॉप 20 तक ही लिमिट रखें अगर आप बिगिनर हैं खासतौर से. अभी कितनी कॉइन्स है टोटली? आई मीन टोटल 1500 से ज़्यादा हैं. मतलब देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कॉइन्स. डेली के डेली नए कॉइन्स आते रहते हैं. बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सचेंजेस पे भी आ जाते हैं. एक्सचेंजेस आर वेरी वेरी केयरफुल इन पिकिंग अप द कॉइन्स व्हेन दे लिस्ट ऑन द एक्सचेंज. नॉर्मली जो कॉइन्स एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है इसका मतलब कि इट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू. अनुज जी, कॉमन मिस्टेक्स जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं व्हेन दे गेट इनटू द क्रिप्टो मार्केट्स? सो नॉर्मली बिकॉज ऑफ फोमो या बिकॉज ऑफ उनको ये लगता है कि क्रिप्टो एसेट्स आर क्विक वे टू अर्न द मनी. सो इट इज़ नॉट द क्विक वे टू अर्न द मनी. अगर आप जितना क्विकली अर्न करेंगे उतना ही क्विकली आप लूज भी करेंगे. करेक्ट. सो सबसे पहले आप बेसिक इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग. अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी कर लेते हैं इस सब्जेक्ट पे, देन यू ट्राई टू बिकम ए ट्रेडर, एंड तब आप
क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलर बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। और उसके फर्दर अगर आप एडवांस करके और इस पे और फर्दर मास्टरी कर सकते हैं तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, वैसे क्रिप्टोज में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं। ओके, कितने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मंथ होते हैं? इट इज लाइक ओपन? इट इज एन ओपन थिंग एंड इट इज आल्सो 24/7। अच्छा, सो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप एक्चुअल में मास्टरी कर लेते हैं इस सब्जेक्ट पे तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ अर्निंग थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इट्स अ बिग अर्निंग जनरली दैट यू डू। लॉस भी बड़ा ही होता है अगर आप ठीक से प्ले नहीं करते हैं। बट मैंने बताया जैसे जिस लेवल पे आपकी नॉलेज है उस लेवल के हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट देयर जर्नी विद द इन्वेस्टमेंट इन टॉप 10 टॉप 20 क्रिप्टो एसेट्स to earn a good return, much bigger than any regular streams of investment. अनुज, एक बार टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि 30% टैक्स है और 1% EDS है, दैट इज इट? और या फिर एक्सचेंजेस की तरफ से भी कुछ एडिशनल, लाइक स्टॉक मार्केट में हमारे STT होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ऐसा कुछ है? नहीं, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी टैक्सेशन है वो 30% टैक्स ऑन गेन्स है एंड 1% TDS है। हम इंडस्ट्री और फोरम्स की तरफ से देयर इज ए रेगुलर डिमांड टू कट डाउन द टैक्सेस टू मेक दिस एरिया मोर easily accessible for the people. So I think the government is also listening and we expect कि शायद next year तक these tax slabs will be revised as well. So what is the kind of a growth that you're seeing in the people who come to these crypto exchanges? अभी तक आप जैसे आपने पहले भी आंकड़े की बात की थी, फ्रेंजी कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है इंडियंस का क्रिप्टो मार्केट में? नहीं, बहुत अमेजिंग इंटरेस्ट है क्योंकि मैं कई जगह कॉलेजेस में लेक्चर्स देने भी जाता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे, तो आई सी यंगस्टर्स में तो बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज खासतौर से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो कि इस फिनटेक में समझते हैं, पढ़ते भी हैं, इस स्पेस को समझते भी हैं, सो दे रियलाइज दिस इज द फ्यूचर। तो सबसे अच्छा स्टार्ट करने का तरीका है यू स्टार्ट विद द बेसिक SIP आप करो 500, 1000, 2000 रुपए की, उससे आप स्टार्ट करके यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो यंगस्टर्स के लिए तो अभी दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग एरिया, नॉट ओनली इन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोज बट दे डू अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक NFTs एंड DeFi एंड गेम जैसे मैंने बताया कि आप क्रिप्टो एसेट बैक्ड गेम्स भी खेल सकते हो, उससे अर्न कर सकते हो। तो सो दे आर इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। जो जब हम एक मैच्योर पर्सन की बात करते हैं या फिर 30s 40s, सो दे आर प्राइमरली इनटू इन्वेस्टिंग सम पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो इनटू द क्रिप्टो एसेट्स। जो पहले 5% 10% स्लैब था क्रिप्टो का, वो धीरे धीरे बढ़ के 20-30% होता जा रहा है, इज व्हाट वी हैव नोटिस्ड। ओके, तो मेरा अगला सवाल यही था कि अगर किसी का पोर्टफोलियो है, सो व्हाट इज द आइडियल एलोकेशन टू क्रिप्टोज? सो मैं पर्सनली तो 30-40% सजेस्ट करता हूँ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स आप किस एज ब्रैकेट में हैं और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। क्योंकि जैसा आपने ही बोला कि इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। अगर आप डेली बेस पे इसको ट्रैक करेंगे तो ये भी हो सकता है कि एक दिन आप सुबह उठ के देखें कि आपके फंड्स की वैल्यू आधी रहेगी। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो देयरफॉर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उतना परसेंटेज एलोकेट करिए एंड हाई कैप क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करिए अगर आप बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो मिड कैप, लो कैप, ऑब्वियसली आफ्टर प्रॉपर रिसर्च आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक वी हैव हेजिंग टूल्स, हमारे पास हेजिंग टूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, लाइक तो हम हेज करते हैं अपनी पोजीशंस को, ऐसा हेजिंग टूल्स क्रिप्टोज में भी होते हैं? बहुत होते हैं हेजिंग टूल्स, जो मार्केट मेकर्स होते हैं या कई सारे हेजिंग बॉट्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो बहुत लोग करते हैं, हेजिंग भी करते हैं, उसके थ्रू दे अर्न आल्सो गुड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। बहुत कुछ सीखने को था अनुज, अभी कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो रहा है, पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और बिल्कुल नया है जो लोग जानना चाहते हैं। तो हम आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे और ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है और कैसे ये हमारा फ्यूचर बदल सकता है। सो अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।